अशोक एकेडमी जीके एंड जीएस क्लास 6 का इतिहास। अध्याय 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? हम आखेटों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन सी नाटक देखा करते थे, कौन कौन सी गीत गाते थे। प्राचीन काल के समय का बात है। लोग कहाँ रहा करते थे? कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रह रहे थे? नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन जड़ों, फलों, जंगलों के उत्पादों से ग्रहण करते थे। प्राचीन काल के लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे या ग्रहण करते थे? जड़ों से, फलों से और जंगलों के उत्पादों से ग्रहण करते थे। आरंभिक लोग जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। आरंभिक लोग किसका शिकार करते थे? जानवरों का। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उगाना आरंभ किया। सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ कहाँ किया गया? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में। कब? 8000 वर्ष पूर्व में। प्राचीन काल के लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। उत्तर पूर्व में गारों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी जहाँ कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास कहाँ हुआ था? गारो तथा विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले चावल उगाया गया वे स्थान कहाँ था? विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में। सबसे पहले चावल उगाया गया स्थान विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित थे। सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदी। तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, बिपाशा और सतलुज हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे कुछ आरंभिक प्रथम नगर फले फूले थे। प्रथम आरंभिक नगर कब फले फूले थे? कुछ आरंभिक प्रथम नगर फले फूले सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व में। कहाँ पर? सिंधु नदी तथा सिंधु की सहायक नदियों के पास। गंगा तथा गंगा की सहायक नदी सोन के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा गंगा की सहायक नदी सोन नदी के किनारे समुद्र की तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के सहायक सोन नदी दक्षिण में आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था।
मगध की सहायक सोन नदी। दक्षिण में आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में बिहार के नाम से। मगध के शासक बहुत शक्तिशाली और एक विशाल राज स्थापित किया था। कहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली और विशाल राज स्थापित किया था? तो मगध का। सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नागल बांध के द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को बहुत सहायता मिली। सतलुज नदी पर बना, किस नदी पर बना था भाखड़ा नागल बांध? किस नदी पर बना था भाखड़ा नागल बांध? था सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। इससे किसका फायदा हुआ? सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को बहुत सहायता मिली। लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में क्यों जाया करते थे? लोग काम की तलाश में कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। व्यापारी कभी कभी जहाज़ों में अपने सामान मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग क्यों यात्रा करते थे? नए रोचक स्थानों की खोज की चाह में यात्रा करते थे। देश का नाम, यानी भारत देश के लिए हम इंडिया अर्थात भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस शब्द से निकला है। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। किसको सिंधु कहा जाता है? इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा गया जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कहा है। सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों की समूह के लिए किया जाता है। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। भारत का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए भारत का प्रयोग किया जाता है। भारत का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती हैं। भारत का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति किस में मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलती हैं। भारत का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलती हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें? तारपत्रों से बने पांडुलिपियाँ लगभग 1000 वर्ष पुरानी लिखी गई हैं। पांडुलिपि कितनी वर्ष पुरानी हैं? तारपत्र पर से बने पांडुलिपियाँ 1000 वर्ष पुरानी लिखी गई हैं। 1000 वर्ष पहले लिखा गया है। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। यानी किताब तो प्राचीन समय में बनाए जाते थे, तो तार के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से पांडुलिपि बनते हैं।
भूज पेड़ की छाल से क्या बनते हैं? पांडुलिपियाँ। किस पेड़ की छाल से पांडुलिपियाँ? तो भूज पेड़ की छाल से पांडुलिपियाँ बनते हैं। पांडुलिपि पुस्तक के हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही गई है। पांडुलिपि पुस्तक को किससे लिखा गया है? हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द यानी मेन्यू का अर्थ है हाथ हैं से निकला है। पांडुलिपि तारपत्रों और अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। पांडुलिपि तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। कई पांडुलिपि को कीड़ा ने खा लिया। कई पांडुलिपि को कीड़ा ने खा लिया तथा वे पांडुलिपि मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती हैं। पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त होती है? मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजा के जीवनों, औषधि और विज्ञान की चर्चा मिलती हैं। पांडुलिपि में किन किन बातों की चर्चा की गई है? धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं की जीवन, औषधि और विज्ञान की चर्चा की गई मिलती हैं। हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी हैं। कई संस्कृत में लिखी हुए मिले हैं जबकि कोई अन्य प्राकृतिक एवं तमिल में लिखे हैं। हमारे यहाँ महाकाव्य एवं कविता और नाटक भी हैं। किस भाषा में लिखी गई हैं? संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि कुछ प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग लोग करते थे? आम लोग करते थे, जैसे जनता। अभिलेखों का अध्ययन ऐसे लेख पत्थर, धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर मिले हैं। अभिलेखों का अध्ययन ऐसे लेख जिसमें पत्थर, धातुओं जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर मिले हैं। अभिलेखों में राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। शासकों लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते हैं। शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा किस में रखा करते थे? अभिलेखों में रखा करते थे। अभिलेखों में लगभग 2250 वर्ष पुरानी अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अशोक नामक शासक के आदेश पर अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया गया था। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अशोक नामक शासकों के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या लाभ हैं? कठोर सतह यानी पत्थर पर लेख लिखने के क्या लाभ हैं? पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बने इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बने इमारतों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते हैं? इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। तिथि का मतलब वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से हैं।
यानी 2000 ईस्वी वर्ष कहने का तात्पर्य क्या था? ईसा मसीह को जब जन्म हुआ था उसके 2000 वर्ष बाद से हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथि को ईसा पूर्व कहा गया है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथि को क्या कहा गया है? ईसा पूर्व कहा गया है। इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। अंग्रेजी में एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एडी का तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से हैं। एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा का फुल फॉर्म कॉमन एरा सीई। एसी के जगह बीसीई का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले हैं। एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व वहाँ राजा रानी रहते थे और मिस्र के उत्तरी तट पर मेसोटा नामक कस्बा है। मेसोटा नामक कस्बा कहाँ है? मिस्र के उत्तरी तट पर है। मिस्र के उत्तरी तट पर मेसोटा नामक कस्बा है। मेसोटा का कस्बा पर एक लेख 3 विभिन्न भाषाओं में भाषा तथा लिपि में है। कहाँ के मेसोटा का कस्बा पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषा तथा लिपि में है। यूनानी तथा मिस्र लिपि की 2 प्रकार हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ था? कृषि का यानी विकास उपजाना कब आरंभ हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व 8000 वर्ष पूर्व में। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बसा था? सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हैं। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हैं। गंगा घाटी के नगर मगध के बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हैं। वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व हैं। नर्मदा घाटी शिकार तथा संग्राहक हैं। नर्मदा नदी के तट शिकार तथा संग्राहक के खोज कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। मगध यानी पहला बड़ा राज्य था। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ी या आरंभिक कृषि का विकास हुआ था। गारो पहाड़ी में आरंभिक कृषि यानी सबसे पहले कृषि का उपजा का विकास कहाँ हुआ था? गारो पहाड़ी में। सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदी प्रथम नगर हैं। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। गंगा घाटी के क्षेत्र में नगर का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व में नगर का विकास हुआ। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि को पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण एशियाई एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र एशिया में दक्षिण एशियाई एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र पहाड़ी पर्वतों से सटे होने के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है। अशोक एकेडमी जीके एंड जीएस अध्याय 3 क्लास 6 का हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़कर ले गए, रेलवे लाइन बिछाई, इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इंजीनियरों ने हड़प्पा खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़कर ले गई
जिसे रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गए। कौन नष्ट हो गए? कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले इसलिए हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में सभी पुरातत्वविदों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा सभ्यता शहरों का विकास लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा, ये हड़प्पा हैं। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में है। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान का क्या है? पंजाब और सिंध प्रांत में है। भारत में हड़प्पा स्थल गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिला है। भारत में हड़प्पा स्थल कहाँ कहाँ पर हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिली हैं। हड़प्पा स्थलों से मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग की चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग की चित्र, किस रंग के चित्र? काले रंग की चित्र बनाए गए हैं। जो ये पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के ब्लेड आदि से मिले हैं। हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा नगरों पश्चिमी भाग छोटा। हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा नगरों पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। हड़प्पा पश्चिमी भाग क्या था? तो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, जिसे क्या कहा गया है? नगर दुर्ग कहा गया है। नगर दुर्ग कहा जाता है। हड़प्पा नगरों में पूर्वी हिस्सा क्या था? पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में थे, जिसे निचला नगर कहा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। पूर्वी और पश्चिमी दोनों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। हड़प्पा नगर में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहा गया है। हड़प्पा नगर में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो, कहाँ पर विशाल स्नानागार बनाया गया था? मोहनजोदड़ो में खास तालाब बना जिसे महान स्नानागार कहा था। तालाब बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तालाब बनाने में किस किस का उपयोग किया जाता था? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। क्वेश्चन पूछेगा, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती थी? चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। चारकोल की परत। तालाब में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। तालाब में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी बनाई जाती थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। तालाब में नागरिक हड़प्पा सभ्यता के समय में विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड का खोज कहाँ से हुआ है? कालीबंगा तथा लोथल नगरों में अग्निकुंड मिले जिसे संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल नगरों में बड़े बड़े
भंडार गृह मिले हैं, बड़े बड़े क्या मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा नगरों में के घर एक या दो मंजिले होते थे। हड़प्पा नगरों के घर कितने मंजिल के होते थे, एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर क्या बनाए जाते, कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये सभी बात हड़प्पा सभ्यता की हैं। हड़प्पा के कई नगर में ढके हुए नाले सीधे लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, पानी आसानी से बह सके। हड़प्पा के कई नगर में ढके हुए नाले सीधी लाइन में बनाई जाती थी। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। नालों के ढके होने के कारण नालों में जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। क्यों मेन होल बनाए जाते थे? नालों के ढके होने के कारण नालों में जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल के जरिए नालों की देखभाल और सफाई की जा सके। नालों की देखभाल और सफाई किसके द्वारा किया जाता? मेन होल के जरिए किया जाता था। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। घर के, नाले के और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। हड़प्पा नगरीय शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, मूल्यवान पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। हड़प्पा नगरीय शासक लोगों को दूर दूर क्यों भेजते थे? धातु, मूल्यवान पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाने के लिए। हड़प्पा शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। हड़प्पा शासक लोग खूबसूरत मनके, सोने चांदी की बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ को अपने पास रखते थे। हड़प्पा के शासक थे जो खूबसूरत मनके, सोने चांदी से बने आभूषणों को, कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। हड़प्पा नगरों में लिपि होते थे जो मुहर पर लिखे ही थे। हड़प्पा नगरों में लिपि होते थे जो मुहर पर लिखे ही थे। हड़प्पा नगर में शिल्पकार स्त्री पुरुष उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ बनाते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे। नगर और शिल्प। 4 नंबर, नगर और शिल्प से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? हड़प्पा नगरों से अधिकांश चीज़ पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से क्या क्या चीज़ बनाए जाते थे? औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कार्नेलियन पत्थर को काटकर और तराशकर मनके बनाए जाते हैं। किस पत्थर को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए थे? कार्नेलियनों को पत्थर को काटकर। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली। मूर्ति में कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। कौन सा वस्त्र पहने दिखाया गया है? कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती 7000 साल पहले कहाँ होता था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में।
मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी के एक फूलदान ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी के एक फूलदान ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। फ्रेयंस कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। पत्थर और शंख इसको प्राकृतिक तौर यानी कि प्राकृतिक की देन है। पत्थर और शंख क्या है? प्राकृतिक की देन है। लेकिन फ्रेयंस यानी कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाया जाता है फ्रेयंस को। कच्चे माल की खोज में किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। कपास को कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। किसको कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है? कपास को। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ हड़प्पा में मिलती है थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का आयात करते थे। हड़प्पा में लोगों कई चीज़ों हड़प्पा में मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ को आयात करते थे। इन सभी को आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते? एक तो भारत में राजस्थान से, और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन हड़प्पा में। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। पौधों के किसके अवशेष से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे? पौधों के अवशेष से पता चला है। हड़प्पा काल के लोग तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि हल लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। हल के आकार का क्या चीज़ मिले हैं? खिलौने मिले हैं। हड़प्पा काल में के हल के आकार के खिलौने मिले हैं। हड़प्पा क्षेत्र में वर्षा कम होती है। सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। धौलावीरा नगर कहाँ बसा है? कच्छ के इलाके खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। धौलावीरा में साफ पानी मिलता है। साफ पानी का अवशेष कहाँ से मिला है? धौलावीरा में मिलता था। जमीन उपजाऊ थी। कहाँ जमीन उपजाऊ थी? धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भाग में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था।